अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस अकेडमी एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई भी जिस्म परफॉर्म कर रहा होता है तो उसमें एनर्जी की सूरत हाल क्या होती है, क्या वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है या वेरी करती है, उसी की हम तस्दीक करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक के स्टार्ट में इसकी हेडिंग है कि इन एसएचएम द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कि एनर्जी जो है वो इस सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। इसको हम आगे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म करता हुआ मास स्प्रिंग सिस्टम लिया है, जिसकी मदद से हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी जो है वो किस तरह से कंजर्व रह रही है। पहले जो चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसमें पहले हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। आप लोगों को पता है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आता है तो अदर एंड पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है, और जब भी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करती है, उसमें डिक्रीज़ आता है। लेकिन जब हम दोनों की वैल्यू को एड अप करते हैं तो उनका जो सम होता है वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एनर्जी कंजर्वेशन को चेक करना है तो इस चेक करने के लिए हमारे पास दोनों एनर्जीज़ का होना लाजमी है। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे, तो उसको चेक करते हैं जी। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये जो मैस है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी वो है जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, ज़ीरो होगी। मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करवाता हूँ, डिस्प्लेस करवा के मैं इसको कुछ यहाँ पे ले आता हूँ, इस जगह पे ले आता हूँ। तो मीन पोजीशन से लेके यहाँ तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। ठीक हो गया। लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस स्प्रिंग के लिए आप कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि इस स्प्रिंग के ऊपर या इस स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसको हम जब इस मैस को डिस्प्लेस करवाएंगे तो वो जब वर्क जो हम इसके ऊपर करते हैं वही वर्क जो है इसके अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जिक्र आ गया वर्क का, तो वर्क को ज़रा दोबारा से हम देखते हैं। आपने चौथे चैप्टर के अंदर, जो फोर्थ चैप्टर के अंदर देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से उठा के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि जब आप इस मैस को यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करवा के किसी भी इंस्टेंट पे लेके जाओगे तो आपको इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे भी एक मसला आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया अभी वर्क को, हमने यहाँ पे लफ्ज़ वर्क बोला, और वर्क के लिए एक शर्त होती है कि उसमें जो वर्क जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो फोर्स है इट शुड बी अ कांस्टेंट फोर्स, वो जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि हमारा जो एसएचएम होता है वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहा होता है तो ए इज़ प्रोपोर्शनल टू, हम लिखते हैं जी माइनस एक्स। ठीक है जी, कि एक्सेलरेशन इसमें पैदा होगा। जब आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करवा के यहाँ पे लेके जाओगे तो आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ से इधर को जाएगा, तेज़ी के साथ अगर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी पहले कम थी, तो आप जैसे इस तरफ लेके जा रहे थे तो इसकी वेलोसिटी में क्या करते जाएंगे, इजाफा करते जाएंगे। इट मीन्स डैट कि आप इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज ला रहे हो। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज ला रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट रखना है। उस फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, बजाय हम इस मैस को तेज़ी के साथ मूव करवाने के, हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही स्लोली मैस को आगे की तरफ मूव करवाएंगे। उसकी वजह से होगा क्या कि जो चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर वो बहुत ही मामूली होगा, बहुत ही कम होगा, जिसको हम क्या करेंगे कि वो जो चेंज होगा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, और हमारे पास जो फोर्स है वो क्या रहेगी, इस इंस्टेंट के लिए कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की दो फोर्सेस आ गई। एक फोर्स कब, जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे, एक फोर्स यहाँ पे जब इसको यहाँ से डिस्प्लेस करवा के इधर आ गए। अब यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, हमने पीछे टॉपिक में मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जब भी हम इसको डिस्प्लेस करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाएगी जो इसको वापस क्या करेगी,
مین پوزیشن کی طرف لانے کی کوشش کرے گی اس کو ہم ریسٹورنگ فورس کا نام ریسٹورنگ فورس کہتے تھے. وہ فورس جو ہے وہ یہاں پہ اسٹور ہو چکی ہوگی. اس فورس کو ہم یہاں پہ ایکولیبریم پہ جو ہوگی اس کو ہم F1 کا نام دیں گے. یہاں پہ جو فورس ہوگی اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ F2 کا نام دیں گے. تو سب سے پہلے ہم ان فورسز کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو F1 فورس ہے یہ برابر آئے گی 0 کے. کیوں 0 کے ایکول آئے گی؟ کیونکہ آپ بالکل مین پوزیشن پہ ابھی آپ نے اس کے اوپر ورک نہیں کیا. اگر ورک نہیں کیا تو یہ ڈسپلیس بھی نہیں ہوا, اس کے اندر کوئی فورس اسٹور نہیں ہوئی. اب جو F2 آپ کے پاس فورس ہوگی, F2 فورس جو ہوگی وہ برابر ہوگی K انٹو ایکس کے. اب یہ کون سی فورس ہے؟ جب آپ نے اس کو مین سے ڈسپلیس کروا کے اس پوزیشن تک لے آئے کسی بھی انسٹنٹ پہ, تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو اس میں فورس اسٹور ہوئی ہے ریسٹورنگ فورس, وہ ہمارے پاس آ جائے گی F2. یہاں پہ دو فورسز ہیں, ہم ان کی ایوریج لیں گے تو یہ F1 پلس F2 اور انہی کی تعداد پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0 پلس KX اوور 2, اور یہ ہمارے پاس ایوریج جو فورس آ جائے گی وہ ہوگی 1 اوور 2 KX. تو جی یہ ہمارے پاس ایوریج فورس آ چکی ہے جو کہ کانسٹنٹ فورس ہے. اسی کانسٹنٹ فورس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ ورک کو کیلکولیٹ کریں گے. تو چلتے ہیں ورک کی طرف. ورک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ برابر ہوتا ہے W از اکول ٹو F انٹو D, اور یہاں پہ ہمارے پاس جو فورس ہے وہ ایوریج فورس ہے, اور D جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہوگا, انسٹنٹینیس ڈسپلیسمنٹ. مین پوزیشن سے کسی بھی انسٹنٹ تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے ہم اس کو انسٹنٹینیس ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو D از اکول ٹو آ جائے گا ہمارے پاس X, اور ایوریج فورس آپ کو پتہ ہے ابھی آپ نے پیچھے نکالی ہے 1 اوور 2 K انٹو ایکس ہے. ان دونوں ویلیوز کو ہم کیا کریں گے؟ ورک والی ایکویشن میں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح کی صورتحال بنے گی 1 اوور 2 KX انٹو ایکس. ایکس انٹو ایکس کیا ہو جائے گا؟ ایکس کا اسکوئر بن جائے گا, 1 اوور 2 K انٹو کیا ہو جائے گا؟ ایکس کا اسکوئر ہو جائے گا. اور یہ ہمارا ورک ہے جو ہم نے اس سپرنگ کے اوپر کیا. اب میں نے شروع میں یہ چیز بتا دی آپ کو کہ جتنا ورک آپ سپرنگ کے اوپر کریں گے وہ سپرنگ اس کے اندر کیا وہ جو ورک ہے وہ اس سپرنگ کے اندر اسٹور ہو جائے گا ان دی فارم آف پوٹینشیل انرجی. کیونکہ یہ الاسٹک ہے سپرنگ, تو اس کے اندر جو پوٹینشیل انرجی ہوگی وہ الاسٹک پوٹینشیل انرجی ہوگی. تو اس لیے اکارڈنگ ٹو دا ورک انرجی تھیورم وہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جتنا آپ کسی آبجیکٹ کے اوپر ورک کریں گے وہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ ایز اے انرجی آئے گا. تو یہاں پہ جو ورک تھا اس کی جگہ میں نے لکھ دیا پوٹینشیل انرجی از اکول ٹو آ جائے گی 1 اوور 2 KX اسکوئر ایٹ اینی انسٹنٹ. کسی بھی انسٹنٹ پہ جو پوٹینشیل انرجی ہوگی آپ اس کو اس فارمولا کی مدد سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. لو جی, ابھی تک دو کام ہم نے کر لیے. ایک تو ہم نے پہلے فورس کو فائنڈ آؤٹ کیا, اس کے بعد ہم نے پوٹینشیل انرجی بھی نکال لی. اب اس سے اگلی انرجی جو ہے وہ کائنیٹک انرجی کو دیکھیں گے. کائنیٹک انرجی کی ویلیو ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ تو کائنیٹک انرجی کو فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں جو اس ٹاپک کے لحاظ سے ہے. الاسٹک کائنیٹک انرجی آف دا میس اٹیچ ٹو دا اسپرنگ سسٹم از کالڈ الاسٹک کائنیٹک انرجی. اور جو کائنیٹک انرجی کی ایکویشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کس کے برابر ہوتی ہے؟ 1 اوور 2 mv اسکوائر. ٹھیک ہے جی, یہ کائنیٹک انرجی کی ایکویشن ہوتی ہے. اور یہاں پہ 1 اوور 2 بھی ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے, میس بھی کانسٹنٹ ویلیو ہے, اور جو ہمارے پاس جو ویلوسٹی ہے اس کے اندر ویریشن آئے گی. اور یہ جو ویلوسٹی ہے یہ انسٹنٹینیس ویلوسٹی ہے جس کو آپ نے پیچھے ٹاپک انسٹنٹینیس ویلوسٹی انسٹنٹینیس ڈسپلیسمنٹ والے ٹاپک کے اندر ڈیٹیل میں دیکھا تھا. اور اس کو لاسٹ پہ اس ٹاپک کے لاسٹ پہ ہمارے پاس ایک انسٹنٹینیس ویلوسٹی کے لیے ریلیشن آیا تھا جو کہ کچھ اس طرح سے ہے v از اکول ٹو x ناٹ انڈر روٹ k اوور m 1 مائنس ایکس اسکوئر اوور ایکس ناٹ اسکوئر. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ہمارے پاس ریلیشن ہے جی انسٹنٹینیس ویلوسٹی کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس v کی ویلیو کو کیا کرنا ہے؟ اس ایکویشن کے اندر پٹ کر دینا ہے. جب آپ اس ایکویشن کے اندر پٹ کریں گے تو ہوگا کیا؟ کائنیٹک انرجی از اکول ٹو آ جائے گا 1 اوور 2 ایز اٹ از, میس بھی ایز اٹ از. اب یہاں پہ جہاں پہ v تھا اس کی جگہ میں نے اس کی ویلیو پلیس کر دی, یہ والی ویلیو. جیسے میں نے ویلیو پلیس کی تو یہ بن جائے گا کہ x ناٹ انڈر روٹ k اوور m 1 مائنس ایکس اسکوئر اوور ایکس ناٹ اسکوئر. اب v کے اوپر اسکوئر تھا تو ہم اس بریکٹ سے کلوز کر کے اس کے اوپر بھی کیا لگا دیں گے؟ اسکوئر لگا دیں گے. اب یہ جو اسکوئر ہے یہ اس اسکوئر روٹ کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ کینسل. اور یہ جو ایکس ناٹ ہے یہ کیا بن جائے گا؟ ایکس ناٹ کا اسکوئر ہو جائے گا. اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ ایکویشن ریڈیوس ہو کے کچھ اس طرح سے رہ جائے گی, میس سے میس کیا ہو جائے گا؟ کینسل. اور جو ہمارے پاس فائنل ریلیشن آئے گا فار دا کائنیٹک انرجی وہ آئے گا کائنیٹک انرجی از اکول ٹو 1 اوور 2 KX ناٹ اسکوئر
1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर। लो जी, ये तीन जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी है एट एनी इंस्टेंट, ये भी किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना चाहते हैं तो ये उसके लिए रिलेशन है। तो स्टेप बाय स्टेप एक सिमेट्रिकली हम आ रहे हैं। सबसे पहले मैं दोबारा बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर आपने जब इसको याद करना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको आप जब भी याद करेंगे तो सिमेट्रिकली आपने इसको याद करना है। किस तरह से कि सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी, डायग्राम बनाने के बाद आपने ये फोर्सेस को पहले कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स निकालनी है। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट फोर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कुछ इस तरह से, जो कि आप वर्क वाले तरीके से निकालेंगे। जब पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। और ये आप काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरह जब निकाल लेंगे तो उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर चेक करना है। और वो कंडीशन कौन सी हैं, हम अब चेक करने जा रहे हैं कि जब मेन पोजीशन पे थे आप तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और जब आप एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ गए हैं तब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही हैं। अब हम उनको कैलकुलेट करते हैं जी। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशंस है उनको निकाल लिया है कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। अब हम जिस इंस्टेंट पे चेक करने जा रहे हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को, वो है एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के लिए आपने याद रख लेना है कि जब इक्विलिब्रियम पे जो आपका मास है वो जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो x की वैल्यू इज इक्वल टू होगी 0, और x आपको पता है क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है। x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने पीछे फार्मूला डिराइव किया है, वो क्या है आपके पास 1/2 kx²। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2 k, और x की जगह पे x की वैल्यू आप पुट करेंगे जो यहाँ पे क्या है 0, तो इस x की जगह हम उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे विच इज़ 0, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी मिनिमम है कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है एट मीन पोजीशन। अब सेम काम हम चेक करेंगे किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, कि मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है। देखें मैं अगेन बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन आपने सिमेट्रिकली याद करना है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको नहीं पता रहता कि उन्होंने किस सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपने फोर्सेस निकालनी है 1 और 2, फिर उनकी एवरेज लेनी है, ये काम अलहदा है। उसके बाद आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला निकालना है और फिर आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला निकालना है। जब आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाल चुके होंगे तो फिर आपने दोनों को एक दफ़ा मेन पोजीशन पे रख के चेक करना है और एक दफ़ा एक्सट्रीम पोजीशन पे रख के चेक करना है। इस तरह आपको ये क्वेश्चन याद करने में बड़ी आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन चेक करते हैं, और इसका भी उसी तरह से हमने क्या किया है, फार्मूला डिराइव किया है विच इज़ इक्वल टू क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx² 1 माइनस x² ओवर x0। और यहाँ पे ये वाला जो x है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, जो वैल्यू क्या है, क्योंकि ये मेन पोजीशन के ऊपर है तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो हम इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है। जब यहाँ पे 0 हम प्लेस करेंगे तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा 0, और 0 जो है 1 में से माइनस होगा तो आपके पास यही रह जाएगा 1/2 kx²। ठीक है, और ये जो x0 है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मास स्प्रिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई है 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम है। अब ये तो हमने निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने फाइंड कर लिया और काइनेटिक को भी फाइंड कर लिया। अब टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी है उसको हम चेक करेंगे। तो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन जो है वो सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है 0 आपने फाइंड किया, उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, ये 1/2 kx0 जो भी आपने फाइंड आउट किए। इन दोनों वैल्यूज़ को जब यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1/2 kx0 का स्केयर, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ये एनर्जी की वो मिकदार है जो मीन पोजीशन के ऊपर है। अब ये काम हमने सारा किया मीन के लिए। अब सिमिलरली हमने यही काम करना है एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो वहाँ पे देखें जरा, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने याद रख लेना है कि आपका जो x है वो किसके बराबर चला जाएगा, x0 के।
अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का वही फार्मूला 1/2 k x², ये किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे x जो होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, x0 के। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे फिर, x के यहाँ पे x0 प्लेस कर देंगे, यानी ये आपके पास ज़ीरो अब नहीं आई। अब मीन पोजीशन पे चेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉरी ये मीन लिख दिया मैंने, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने चेक करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। वही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x0², 1 - x² x0²। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि आपने x जो है ये प्लेस करना है x0, क्योंकि आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इसको प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा x की जगह पे आ जाएगा x0, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि x को x0 से कैंसिल करने के बाद 0 बना देते हैं। ये डिवाइड होते हैं तो जब कैंसिल होंगे सेम वैल्यूज़, तो उनका आंसर 0 नहीं आता, बल्कि उनका आंसर 1 आता है। 0 उस कंडीशन में आता है जब आप उन दोनों को ऐड अप कर रहे होते हैं, तो ऐड होने के बाद उनका आंसर वो कट जाते हैं तो उनका आंसर 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख दिया। अब वही कंडीशन जो भी मैंने बताई है कि अब ये 1 से 1 कैंसिल, ये डिवाइड हो रहा था तो इनका आंसर 1 आया, ये ऐड अप हो रहे हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये ऐड अप हो रहे हैं तो इनका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 आ गया। अब इस 0 की वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है ये क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे साइड पे लिख देंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी आई है जी, मिनिमम आई है, मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आई है, मिनिमम आई है। अब इसी तरह टोटल एनर्जी जो है वो हम चेक करेंगे, तो टोटल एनर्जी अगेन वही सम होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है जी 1/2 k x0² होती है, यानी ये अभी आपने फाइंड की है, ये खड़ी जो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की आपने निकाली है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने फाइंड किया वो कितनी है, 0। इन दोनों वैल्यूज़ को जिस तरह हमने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किया था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करेंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1/2 k x0²। लो जी, इसका आंसर ज़रा आप देखें, इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, ये टोटल एनर्जी है कहाँ पे, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था मैस, और ये जो आपके पास टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है तब की जब आपका जो मैस है वो मीन पोजीशन के ऊपर था। तो आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम है। हालांकि यहाँ पे अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन जब दोनों को सम किया तो आंसर ये आया। इसी तरह यहाँ पे काम रिवर्स हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक 0 होगी और पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, लेकिन जब दोनों को जमा किया गया, दोनों का सम लिया गया, टोटल एनर्जी निकालेगी तो ये उतनी ही आई जितनी के मेन पोजीशन के ऊपर थी। तो वो जो बात हमने स्टार्ट में की थी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, तो ये वही उसकी जो तस्दीक कर रही है, ये दोनों इक्वेशन उसकी तस्दीक कर रही है कि वाकई ही मेन पोजीशन पे चाहे काइनेटिक ज़्यादा है, पोटेंशियल 0 है, लेकिन उनकी जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज होना और एनर्जी का कांस्टेंट रहना क्यों ज़रूरी है, उसको एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। अच्छा जी, तो ये ग्राफ है जिसको हम समझते हैं, इसको हम बोलते हैं एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इधर हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट और इसको सेम रिलेट कर रहा हूँ मैं मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे ये इसकी मीन पोजीशन है और ये आपके पास क्या होगी, इसकी मीन पोजीशन ये आ जाएगी, और इसी तरह ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी इस ग्राफ के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो ये इसकी मीन पोजीशन, यानी ग्राफ के ऊपर भी हम ओरिजिन अक्सर कंसीडर कर रहे होते हैं। ये इसकी आ गई एक्सट्रीम, और ये अपोजिट साइड पे जो है वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसको मैं ए प्राइम का नाम दूंगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, तो ये दो कर्व्स मैंने बनाई हैं, दो कर्व, एक ग्रीन में है और एक जो है वो आपके पास रेड में है। ग्रीन वाली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी को, और जो रेड वाली है ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को। अभी हम पीछे क्या है कि मीन पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर
पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और काइनेटिक क्या होती है वो ज़ीरो होती है। तो इन कर्व को आप देखें ज़रा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसका ग्राफ ऊपर है, ठीक है, यानी जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा इसका मतलब ये होगा, इंडिकेशन ये होगी कि एनर्जी बढ़ रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से कहीं पे स्टार्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अदर एंड ऑपोजिट साइड पे देखें तो आप काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखेंगे तो वो ज़ीरो के ऊपर है, ठीक है, ये मैक्सिमम पे है और काइनेटिक एनर्जी का क्या है, अब वो ज़ीरो के ऊपर है। अब अगर यहाँ से क्या हो कि ये मास स्प्रिंग सिस्टम फ़र्ज़ करो यहाँ पे नहीं यहाँ पे है, यहाँ से चलना शुरू करे या मूव करे, अगर वो मूव करता हुआ इस तरफ जाना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ये कम होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंज या इंटर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे देखें ज़रा आप ग्राफ को, ये ग्राफ क्या करेगा फिर, बिहेव कैसे करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट पे ये मीट करेंगे और उसके बाद ये फिर से क्या होगा कि ग्राफ वैसे ही ग्रेजुअली नीचे जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही मैस ये वाला अपनी मीन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा तो हम ये प्रूव करके आए हैं, शायद यहाँ पे ये मीन पोजीशन के लिए देखें तो यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो इसको ज़रा देखिए, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम पीक पे है और पोटेंशियल एनर्जी आप क्या देख रहे हैं वो ज़ीरो के ऊपर है। अब यहाँ से ये जो आपके पास मैस है जब ऐसे जाना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये फिर से आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू होगी, जिसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। ये पैरेलल ही ये मतलब ये एक साथ ही मूव करेंगे ये ग्राफ, ठीक है, जिसका मतलब ये होगा कि इधर जो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी वो जैसे जैसे अब आपका मैस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा तो वो एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छा, अब ये जो सिलसिला है अगर हम यहाँ पे इन दोनों का सम लेकर, मैं यहाँ पे नंबर्स से शो करता तो इनका सम लेते तो वो सेम आना था। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन से ना पोटेंशियल एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू या ग्राफ जो है वो बाहर नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास आप किसी भी जगह पे इन दोनों कर्व्स का सम लेंगे किसी भी जगह के ऊपर तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो सेम आएगा आपके पास। और इस पूरे वैल्यू का इनका सम कांस्टेंट रहना ज़रूरी भी है। अगर ये ज़रूरी नहीं, अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम ओसिलेट कर रहा है इसकी ओसिलेशन मेंटेन नहीं रह पाएंगी, ये ओसिलेशन एनर्जी ज़ाया होने की वजह से ये मास स्प्रिंग सिस्टम रुक जाएगा। लेकिन आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि ये मूव करता रहेगा और आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी कन्वर्सेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM। इसके मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।